जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए 69वीं बीपीएससी पीटी 2023 के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आया हूं। इससे पहले मेरे भाई मैंने ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट कवर करवा चुका हूं, तो जो स्टूडेंट अगर वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मेरे द्वारा मैं 2 प्रैक्टिस सेट कवर करवा रहा हूँ। एक आपको करवा रहा हूँ दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, और एक आपका ये अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ बीपीएससी प्री के लिए 2023 के लिए। जैसा कि आप लोग को पता होगा, आपका एग्ज़ाम डेट अब फिक्स कर दिया गया, 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए दोनों प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मेरे भाई, आपका ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही, जिस स्टूडेंट का अगर बिहार शिक्षक का भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में मेरे दोस्त सोल्यूशन नहीं दिया गया है, केवल क्वेश्चन दिया गया है। तो सारे पेपर को यानी टोटल पूरे 150 क्वेश्चन को मैं फुल कंसेप्ट के साथ सारे प्रश्न को मैं डिटेल डिस्कशन कराऊंगा, और आपके एग्जाम हॉल में जो प्रश्न गलती होता है उन सारे बिंदुओं को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेगा जिसको मैं पूरे कंसेप्ट के साथ करवाऊँगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। लाइफ ऑफ हेन स्वांग, तो लाइफ ऑफ हेन स्वांग किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये होई ली के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। देखिए, हेन स्वांग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हेन स्वांग मेरे दोस्त हर्षवर्धन के समय में आया था, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना। हाथ से हेन स्वांग, हाथ से हर्षवर्धन, तो आप लोग को याद रखने के लिए कोई टेक्निक तो अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइफ ऑफ हेन स्वांग किसके समय में आया था भारत? तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। और लाइफ ऑफ हेन स्वांग किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये होई ली के द्वारा लिखा गया है। एक है आपका द नेचुरल हिस्ट्री, तो द नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया? ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो द नेचुरल हिस्ट्री ये आपको टॉलमी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपको लिखा गया है द नेचुरल हिस्ट्री जो है आपको ये प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग याद रखना। टॉलमी के द्वारा देखो क्या लिखा गया था, टॉलमी के द्वारा लिखा गया था आपको भारत का भूगोल लिखा गया था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। भारत का भूगोल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको टॉलमी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? आपको भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन देखो अगर कोरिलेट करके पढ़ते तो ज़्यादा याद रखेगा, ठीक है। तो भूगोल का जो जनक कहा जाता है आपको हेकेटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है, टीएस को कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन घुमा देगा, कहेगा भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो भूगोल शब्द जो मेरे दोस्त आपको इराटोस्थनीज ने दिया था। कौन दिया था? तो इराटोस्थनीज दिया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सी नंबर में ऑप्शन जो दिया गया है हिस्टोरिकल फिलिपिकल जो लिखा गया है आपको, ये पम्पेइस आपको ट्रोगस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पम्पेइस ट्रोगस के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन कोई भी पब्लिकेशन करेगा, लेकिन मैं खुद का डिस्कशन करवाता हूँ सारे एग्जाम को, पैटर्न को, क्वेश्चन को देखते हुए, आपको सारे क्वेश्चन को रियलाइज करते हुए, ताकि आप चीज़ों को याद रख सकें। तो सेकेंड क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया गया था। निजामुद्दीन औलिया अपने आप में ये बहुत बड़े सूफी संत थे, ठीक है। बहुत बड़े सूफी संत, जिसको विद्वान बोला जा सकता है दिल्ली सल्तनत के समय में, ठीक है। तो उसी से एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया गया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी से भी इनकार कर दिया गया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का दबदबा था, ठीक है, पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक, जिसका आपका आक्रामकता के लिए जाना जाता था। लेकिन भाई देखो, आपका एक ज्ञान के सामने सारा चीज़ अंधेरा छा जाता है, वही बात हुआ अलाउद्दीन खिलजी के सामने। अलाउद्दीन खिलजी सोचा था कि मैं निजामुद्दीन औलिया को बोलूँगा और वो मेरे से मिलने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से नहीं मिलते हैं निजामुद्दीन औलिया। तो देखो, आप योग्य शासक होने के बावजूद भी आपसे नहीं मिला गया। क्यों? क्योंकि आपको अलाउद्दीन जो निजामुद्दीन औलिया थे, ये भी बहुत बड़े आपको सूफी संत से, ठीक है।
तो उसी के क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में अलाउद्दीन खिलजी से कई बार मैं वैसे ही बता ही चुका हूँ कि बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने आपको पता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया था, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू किया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके समय में आपको पता है कि इसने अस्थाई सेना, इसके पास सबसे बड़ा सेना था। अस्थाई सेना का गठन भी आपके इसी के समय में किया गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसी के समय में किया गया था। और सैनिकों के लिए घोड़ा और दागने की होलिया लिखने की परंपरा इसी के समय में शुरू किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम से पूछा जाता है। खिलजी के समय में आपको पता है सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसने अपना सिरी का किला का निर्माण करता है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अलई दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया जाता है इसके द्वारा। हौज खास के निर्माण करवाया जाता है। सबको नगद वेतन देता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो को उपाधि दिया था, कई बार खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से उपाधि वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राम रायन की उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि दिया था? राम रायन को उपाधि दिया था। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये सारे उपलब्धि प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो होता है अपने आप को ये द्वितीय सिकंदर घोषित करता है, यानी सिकंदर सानी यानी अलेक्जेंडर द्वितीय अपने आप को कहता है। ठीक है, तो ये इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ आप लोग याद रखें। देखो तीसरा नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, एकदम बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ई में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। गुप्त काल 319 ईसा से प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। और भारत में मुस्लिम शासन का युग 1192 से प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। यानी ये सारे स्टेटमेंट सही दिया गया है इसका आंसर, यानी आपको चारों आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन मत होना। 1192 में से आपको भारत में मुस्लिम शासन का युग का प्रारंभ हुआ था, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर जब आक्रमण किया था, तो इन लोग का मकसद केवल क्या था? धन लूटना और साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। धन लूट के अपना वापस चला गया था। लेकिन जब 1192 ईस्वी में ये आपको तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है गौरी और चौहान के बीच में, जिसमें पता है गौरी जीत जाता है, तो उसी के समय में ये आपको भारत में मुस्लिम शासन का युग यानी 1192 से प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये सारा स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 चारों हो जाएगा, आपका ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्चुअल में जब मुगल काल के समय में ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कह रहा है जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित जो होता था ना, आपको मुगल टाइम में था, अकबर के समय में और कुछ औरंगजेब के समय भी ही चलता है दोनों चीज़ें। तो इसमें होता है राज्य के कानून से। ठीक है, राज्य में जो कानून बना दिया जाता था उससे रिलेटेड ये जवाबित होता था। तो एक्चुअल में जब उसमें वो जब अकबर जो होता है ना, मजहर की जब घोषणा करता है अकबर, आप लोग पढ़े होंगे अकबर की मजहर की घोषणा, उसमें आपको बताया भी गया था। तो उसी के समय में ये आपको बताया गया था कि उसमें जब 1579 में होता है, जी हाँ 1579 में जो होता है अकबर जो मजहर की घोषणा करता है। ठीक है, तो उसी में ये बोला जाता है कि मुगल काल में जो शासन पहले चल रहा था आपको इस्लामी कानून पे चल रहा था, यानी शरीयत पर आधारित कानून चल रहा था। लेकिन बाद में ये जबियत ला दिया गया था, जो राज्य के कानून के लिए मान्य होता था। और बाद में फिर आपको पता है अकबर के द्वारा कि मजहर की घोषणा कर दिया जाता है 1579 में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है FST यानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दारुल सफ़ा जो होता है एक खैराती अस्पताल होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए आपका फिरोज शाह तुगलक से ना 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसी के समय में हुआ था। ठीक है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसी के समय हुआ था? तो ये आपको FST के समय में हुआ था। उसीलिए तो खैराती अस्पताल बना था, दानशाला बना था, पुस्तकालय बना था। तो इसीलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपको कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो FST के द्वारा किया गया था, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसके समय में आपको पता है सिंचाई कर लागू हुआ था। ठीक है, सिंचाई कर जिसमें बोला गया था आपको हक सब्र बोला गया था, तो सिंचाई कर भी लगाया था सबसे पहले किसके द्वारा? तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक के समय सिंचाई का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था। इसने अपने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये आपको लगाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था।
देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, संतलत काल में ये सिक्के क्रमशः टंका, सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है आपसे, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये सब जो घटनाएं हुआ था इल्तुतमिश के ही समय में हुआ था, ठीक है। इल्तुतमिश, जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि सल्तनत काल में सिक्के क्रमशः टंका, सासगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे। तो ये जो बने होते थे मेरे दोस्त आपको चांदी, ठीक है, और तांबा के बने होते थे, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। जो चांदी जो होता था ना वो उसको टांका बोला जाता था, टांका, ठीक है। और जीतल जो होता था आपको, जीतल जो होता था, कहाँ गया भाई, जीतल जो होता था आपका तांबा का बना होता था। ये सब इल्तुतमिश में से ही विकसित किया गया था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टांका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। तो ये आपको मैं बता ही दिया किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। और इल्तुतमिश ने और क्या शुरुआत किया था, इसके द्वारा आपको इक्ता प्रणाली यानी इक्ता प्रथा के शुरुआत किया गया था। और इसके समय में ही आपको पता है तुर्कान चहलगानी, जो 40 गुलामों को जो दल था ना, पढ़े होंगे तो आपको ये तुर्कान चहलगानी का भी जनक गठन इसी के समय में किया गया था। बाद में तो बलबन इसको हटा देता है। रजिया सुल्तान के भारत में जानते करते होंगे आप लोग, भारत की प्रथम महिला शासिका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार आप लोग पढ़े होंगे कि ये प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण आपको एंडोस्कोप जो आपको काम करता है। अब देखो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है ना, इस पर बहुत सारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जो राजस्थान में जो मरीचिका जो बनता है वो मृग, ठीक है, देखो मृग मरीचिका बहुत बार आपके एग्जाम में, जिसको भ्रम बोला जाता है जी। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही मृग मरीचिका बनता है, ठीक है। आपको देखो हीरा दूसरा बोलता है, जो हीरा जो कटा हुआ हीरा जब आप देखिएगा दो भाग में काटिएगा उसको, तो हीरा का जो चमकना जो होता है ना, चमकना, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही देखने को मिलता है। आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे, टेक्निकल होंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में लिखता हूँ मैं प्रकाशिक तंतु, इंग्लिश याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर इसको बोला जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर भी जो होता है आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। और आपका एक एंडोस्कोप मैंने बता ही दिया। तो ये 4 पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसको जरूर याद रखें। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा चालुक शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त कर लिया था। यानी 1068 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी में डूबकर कौन सा चालुक शासक था जिसने परम योग को प्राप्त कर लिया था। तो किसके द्वारा किया गया था, ये सोमेश्वर प्रथम के द्वारा ऐसा किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तोंडी और मूसरी संगमकालीन बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। आपको संगम काल में पश्चिमी तटीय प्रदेश में चेर राजवंश का शासक था, ये भी स्टेटमेंट सही है। पुहार और कौरके बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित है, ये भी सही, यानी इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त आपको तीनों सही है, यानी सी हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोने का कोई बाइजेंटाइन सिक्का नहीं प्राप्त हुआ है। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको ऐसा सिक्का नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता था सोने का सिक्का, तो आप लोग पढ़े होंगे कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों के द्वारा, किसके द्वारा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद यूनानियों के द्वारा सोने के सिक्के जारी किया गया था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है, कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किया था। ये तो आपका सोना का सिक्का हो गया। तो एक चांदी का भी याद रखना, शीशा वाला बड़ी पूछता है जी एग्जाम में, ठीक है, शीशा वाला याद रखना। सातवाहनों के समय में ना, सातवाहन शासक जो था आपको, सातवाहनों के समय में सर्वाधिक सिक्के किस टाइप के थे, तो ये आपका ये शीशा का था। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखना, इस शीशा को, तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको उस समय हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं था, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूबेदार से पूछा गया है। आपको एक तरफ सूची 1 में मुगल सूबेदार पूछा हुआ है और उससे संबंधित आपको एरिया दिया गया है, ठीक है। तो मान सिंह कहाँ से था, तो मान सिंह जो था आपका
ये आपको बिहार से ही था, ठीक है, पहला सही है। मिर्जा अजीज कोका कहाँ से था, ये आपको काठियावाड़, ये भी सही सुमेलित है, ठीक है। मुनीम खां जो थे ये दक्कन के क्षेत्र से है, ये भी सही था। और कासिम खां जो था कश्मीर था, ये भी सही है। यानी जो भी सुमेलित किया गया है आपका ये बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है मध्यकाल में जौनपुर, देखो जौनपुर से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में जी। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको मलिक सरवर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। सर जौनपुर शहर को ना फिरोज शाह तुगलक बसाया था, ठीक है, इसको याद रखना। इसको ये फेस्टी बसाया था, ठीक है। और भारत में शायद इसको यहाँ पे सूर्य सबसे पहले देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये फेस्टिवल आप लोग जरूर याद रखें, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में निर्मित दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे दोहरा गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपको निजामुद्दीन के पास पड़ता है, दिल्ली में है, ये हुमायूं का मकबरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी दिल्ली आते हैं तो जरूर हुमायूं का मकबरा का भ्रमण कीजिए, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा जो है आपको पहला जो है आपको भारत में निर्मित दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। और ये हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया है। शेर शाह सूरी का मकबरा सबको पता है, ठीक है, ये सासाराम में स्थित है, सासाराम में स्थित है। और बाबर का जो मकबरा कहाँ है, तो आपको पता है काबुल में है। तो ये तीनों फैक्ट आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे, तो ये कहाँ मिला गया था, ये क्वेश्चन भी ठीक है। तो ये आपको उरुवेला में मिला था, ठीक है, और ये बोधगया में पड़ता है उरुवेला। गौतम बुद्ध से 3-4 क्वेश्चन है। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो पहला उपदेश सबसे पहले ये सारनाथ में दिए थे। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, एशिया ऑफ लाइट बोला जाता है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के चिरांद, बिहार का जो चिरांद है ये सारण में देखने को मिलता है। और चेचर ये भी आपको वैशाली में देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा रहा है कि किस काल के अवशेष, ये दोनों जो है किस काल के अवशेष है, तो ये आपके नवपाषाण काल से है। ये दोनों कई बार तो ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल जो है चिरांद कहाँ देखने को मिलता है, सारण में, और चेचर वैशाली में। तो ये इसको घुमा के पूछा है इस बार, कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है। कह रहा है भारत में विभाजन, जो भारत का जो विभाजन हुआ था आपको किस योजना के स्वीकृति पर किया गया था, तो आप लोग सब पढ़े होंगे, ये माउंट बेटन योजना के तहत किया गया था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, देखो भैया याद करो 68वीं बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था मेरे दोस्त, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो होता है आपको 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और इस मिशन में 3 सदस्य था जी, यही तो एग्जाम में पूछा था 68वीं बीपीएससी में, बहुत लड़का गलती किया था। पहला जो सदस्य होता है आपको कौन था, आपको पैथिव लॉरेंस था, ठीक है, पैथिव लॉरेंस, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, पैथिव लॉरेंस। दूसरा जो था आपको एबी अलेक्जेंडर होता है, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर। और तीसरा जो होता था स्टैफोर्ड क्रिप्स होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, क्रिप्स। ये तीनों एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा है, और ये पूछते रहता है, दरोगा में भी पूछा है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। भारत में कैबिनेट मिशन की स्थापना 24 मार्च 1946 को हुआ था। इसमें आपके सदस्य के रूप में 3 सदस्य था, कौन कौन था, एक तो आपका था पैथिव लॉरेंस, दूसरा एबी अलेक्जेंडर, तीसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इसको आप लोग याद रखना। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो पटना में जो अनुशीलन समिति की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये सचिन राणा सन्याल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1913 में किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। बनारस में भी पूछ लेता है कई बार, तो बनारस में 1908 में हुआ था, ठीक है, भूपेंद्र दत्त के द्वारा। तो इसको भी आप लोग याद रखना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापमान, प्रकाश प्रवर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, किस घटना के कारण मरीचिका का निर्माण होता है। तो ये तो मैं अभी पढ़ाया था आपको, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार जो चलेंगे हम, इसका प्रकाश का प्रवर्तन हो जाएगा और आपका ये अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन इस टाइप से दिया है, तब आप सी के पास जा सकते हैं, वरना तो मैं आपको बता ही दिया था कि आपको मरीचिका जो बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा देखने को मिलता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया गया था। हाँ जी, पटना के जो होता है ना मध्यकाल में एक बार फिर से नव निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा मैं बता ही चुका हूँ कि सासाराम में है, ठीक है। और इसने दिल्ली में पुराना किला, कभी अगर दिल्ली आना तो आप लोग पुराना किला जरूर घूम के जाना, ठीक है। तो दिल्ली में पुराने किला का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो भी याद रखना। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं आपसे पूछा जा रहा है। वे पहले भारतीय थे जो एलिफेंटस कॉलेज यानी मुंबई में गणित और भौतिकी में प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे, ये बिल्कुल सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। उन्हें 4 बार नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 4 बार नहीं 2 बार थे, ठीक है। अब कब थे, यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। 1886 का जब कलकत्ता अधिवेशन होता है मेरे दोस्त, 1886 का कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष चुने गए थे। और दादा भाई नौरोजी प्रथम ऐसे अध्यक्ष थे जो पारसी थे, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में कोई पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, तो इसको भी आप लोग याद रखना। एक 1886 होगा, एक 1906 का आप लोग याद रखना। कौन सा अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, जिसमें से आपको स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ छत पर बरसात के पानी को संग्राहक ढांचे का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। यानी छत का जो आपको वर्षा का जो पानी है छत पर आपको कैसे हम उसको समुचित ढंग से उपयोग कर सके उसके लिए शुरू किया गया है। तो ऐसा आपको तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। यानी यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा अलग करता है, तो उसको अटलांटिक महासागर अलग करता है। नील नदी का उद्गम स्थल आपको पता है, नील नदी मिस्र की नील नदी का देन भी कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, नील, यानी मिस्र की, कब पढ़े होंगे जी मिस्र, ठीक है। आपको मिस्र की सभ्यता में पढ़े होंगे आप लोग। नदी यानी नील नदी का उद्गम कहाँ है, तो नील नदी का उद्गम आपको विक्टोरिया झील हो जाएगा, ठीक है। और नील नदी जो होता है ये सबसे लंबी नदी है, देखो लंबी 2 और चौड़ी 4, ये सब ट्रिक है, आप लोग दिमाग लगा कर सकते हो ये, ताकि याद नहीं रहे। चौड़ी 4 सबसे ज़्यादा चौड़ी कौन सा हो जाएगा, तो आपको अमेजन हो जाएगा। तो लंबी 2 यानी नील और चौड़ी 4 मतलब अमेजन, ठीक है। ये अपना अपना कंसेप्ट है, फंडा है, ताकि एग्जाम हॉल में गलती ना हो क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवसादी शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इन शैलों में जीव जंतुओं को जीवाश्म मिलते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। इसे स्थलीय जीवाश्म कहा जाता है, ये इसमें जल प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। आपको ये उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। दामोदर नदी, ठीक है, जिसको बंगाल का शोक भी बोला जाता है इस नदी का, ठीक है। बंगाल का शोक, बिहार का शोक तो सबको पता होगा, बताने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। दामोदर का शोक किसको कहा जाता है, तो आपको ये बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी कहा जाता है। वही क्वेश्चन है आपको, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी जो मेरे दोस्त आपको ये छोटा नागपुर से निकलता है, ठीक है। बिहार का शोक आपको हो गया कोसी नदी, बंगाल का शोक, और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, ठीक है। चीन का शोक हवांगो नदी को कहा जाता है। सारा शोक संदेश मैंने बता दिया, इसको आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट जिस नदी का स्रोत है वह है, तो ये तो आपको सारा हो जाएगा इसमें जी, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है, यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। मरुस्थल क्षेत्र में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए पेड़ पौधे नहीं होते, ऐसे शुष्क भूमि में ऐसे, इसका क्या कारण है, तो ऐसे में क्या होता है आपको अति चराई के कारण ये ऐसा देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, सबको पता होगा। कश्मीर जाइए आप, केसर खाइए, वहाँ केसर बहुत सस्ता मिलता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। शिवालिक जो होता है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण क्षेत्र में भावर क्षेत्र किस चीज़ का उदाहरण देखने को मिलता है, तो ये गिरिपद स्थिति के कारण ऐसा देखने को मिलता है। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीप्रोथा कहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसने, जब ये आपको मौर्यकाल पढ़े होंगे ना तो उसमें ये आप लोग को जरूर देखे होंगे, ठीक है।
किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था? तो किसके द्वारा कहा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था। मेगास्थनीज कौन था? तो आपको पता है सेल्यूकस इसको चंद्रगुप्त दरबार में भेजता है राजदूत के रूप में। अब मेगास्थनीज जो था मौर्य काल में 7 भागों में बांटा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना सबको पता है, ये आपको वाराणसी में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? देखिए एरिया के हिसाब से पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? आपको एशिया हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है यूरोप सबसे बड़ा है, ये है। देखिए 35 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में इतना आसान नहीं है कि सही करके आओगे। ठीक है, तो देखो कह रहा है निम्नलिखित पहाड़ श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, काप कर में आपको इसको सजाना है, तो इसका जो आंसर होगा आपको सी हो जाएगा। गारो, खासो, जयंतिया और नागा। ये गारो, खासो, जयंतिया ये सब कहाँ देखने को मिलता है? ये सब आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। ठीक है, नागा तो नागा आपको नागालैंड में देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? आपसे सही सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। ये दूध की परियोजना ये तो आपको केरला में पड़ता है जी। ठीक है, तो 36 क्या हो जाएगा? क्या आपको सही सुमेलित है? तो ये आपका ताप विद्युतीय सही है। सबरीगिरी ये जो जल विद्युत परियोजना ये भी ठीक है जी। घाट पर्वत सिंचाई परियोजना ये भी ठीक है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, नहीं ये डी गलत है। 1 2 यानी जो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए इसका 36 का आंसर ए हो जाएगा, यानी 2 3 4 आपसे पूछा क्या था भाई? सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना ठीक है, आपका घाट परवा नदी सिंचाई परियोजना और ये रामगंगा पर बहुउद्देशीय परियोजना। ये दूध की परियोजना ताप विद्युत परियोजना नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये लेकिन केरला में पड़ता है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, या तिब्बत के चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और जहाँ इसको तवांगसो बोला जाता है। दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र ने दिहांग आपको बोला जाता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। ये ब्रह्मपुत्रा आंसर होगा यार इसका। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता ये सब। इसका आंसर आपका ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो ये सही सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। जैव विविधता का किसके द्वारा किया गया था? तो जैव विविधता आपको कार्ल रिटर के द्वारा खोजा गया था, ये सही है। इकोसिस्टम नहीं, इकोसिस्टम तो आपसे उसको ना टांसले के द्वारा खोजा गया था जी। टांसले जिसको पर्यावरण वाला बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कच्छ हो जाएगा, कच्छ में। ठीक है, कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात। सुंदरबन आपको कहाँ पड़ता है? बंगाल में सुंदरबन पड़ता है। ठीक है, और आपका ये चिल्का झील पड़ता है उड़ीसा में। दरोगा में पूछा भी था, भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील कौन सा है? तो यही चिल्का था, यही आपके बिहार दरोगा में पूछा गया था एक्साइज सब इंस्पेक्टर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की नकदी फसल को सही समूह है। जो बिहार में जो नकदी फसल होता है वो कौन सा हो जाएगा? तो गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू, ये सही है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सा है? तो सारण और उत्तर प्रदेश। तो बगल में देखो कौन सा होगा जी? बगल में आपको घाघर नदी हो जाएगा। गंडक तो आपको हो जाएगा नेपाल में, ये बूढ़ी गंडक भी उधर ही चलता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 भारतीय वन स्थिति 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलेगा। और एक बिहार का जो जिला है आपको देखो भूल गया मैं यार, जहाँ पे वन आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा था देखो याद नहीं आ रहा है। जहानाबाद, याद आ गया देखो जहानाबाद जिला है जहाँ पे आपको वन देखने को नहीं मिलता है। सर्वाधिक आपको हो गया पश्चिमी चंपारण, तो इसको भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना है? देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा 2.86 हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अगला बार जो क्वेश्चन आपको बिहार का क्षेत्रफल पूछ लिया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। बिहार में जो सर्वाधिक औसत वर्षा आपको देखने को मिलेगा ये आपको नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, किशनगंज आपको देखने को मिलता है। त्रिवेणी नहर से किस नदी से जल मिलता है, तो ये त्रिवेणी नहर तो आपको सबको पता होगा, गंडक से जल मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, तो बिहार में भी आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा और संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये रेगुर मिट्टी नाम सुने होंगे जिसको काली मिट्टी कहा जाता है, जिसमें आपको कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। देखो 46 है, हरितगृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो आपको पता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक का आदर्श वर्णित होता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है जी। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित होता है, तो ये किस में वर्णित होता है आपका, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित होता है। राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है, तो आपको सबको पता है आयरलैंड से लिया गया है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है, तो लोकसभा के जो स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो किया जाता है मेरे दोस्त आपको लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या उपबंधित है, तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में आपको क्या देखने को मिलता है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का बारे में प्रारूप दिया गया है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ पर, ये भी सही है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपको उपरोक्त में से आपको एक से अधिक हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो सब यूपीएससी का नियुक्ति कौन किसके द्वारा किया जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। देखो भारत सरकार के कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दिया जाता है भारत के अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी भी सदन का सदस्य होते हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो ऐसा कब तक आपको देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद तक कब तक आसीन रह सकता है, तो कम से कम ये 6 महीना तक तो रह ही सकता है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है, तो ऐसा सिर्फ राइट्स आपको संसद को है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना से आरंभ होता है, तो ऐसा किसमें कहा गया, तो हम भारत के लोग के शब्दों में ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के आपको पता है एकल संक्रमणीय पद के द्वारा किया जाता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपका, करा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो ऐसे में क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। बिहार की पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति में एक सदस्य का चयन होता है, तो ये आपको किसके द्वारा, यानी आपको कम से कम आपको 5000 की आबादी पर एक पंचायत सचिव का चयन किया जाता है। देखो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया जाता है, पटना उच्च न्यायालय का जो स्थापना है आपको 9 फरवरी 1916 में किया जाता है। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है, तो बिहार में जो सर्वाधिक शाखा आपको SBI को देखने को मिलता है। देखो जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ स्टूडेंट गलती कर सकता है। बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बहुत चर्चा में था ये क्वेश्चन। बिहार के प्रथम गैर राज्य मंत्री परिषद में वित्त मंत्री कौन शामिल था, स्टार्टिंग में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें शामिल था आपको अनुग्रह नारायण सिन्हा शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि वर्ष 1937 में श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था। देखिए आपको ये पता होगा प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया था, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। शक संबत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंकीकृत स्वीकृत किया गया था, तो आपको पता है 78 BC में आपको कनिष्क के द्वारा
राष्ट्रीय पंचांग को घोषित कर दिया गया था शक संवत को। इसको कब भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था मेरे दोस्त 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी में पूछते आया है। किसान घाट, देखिए किसान घाट कहाँ है, मतलब किसान घाट समाधि स्थल है, तो किसान घाट आपको किसका समाधि स्थल है, तो जो चौधरी चरण सिंह थे, आंसर आपका सी हो जाएगा। 1859 में नील विद्रोह का नेतृत्व दीनबंधु मित्रा ने अपने किस नाटक में किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नील बंधु जो 1859 में जो नील विद्रोह का जो आपको वर्णन किया गया था, जो आपको दीनबंधु मित्रा ने अपने किस नाटक में किया गया था, ये भी आपको नील दर्पण उनके द्वारा लिखा गया है, दीनबंधु मित्रा के द्वारा। ये भी क्वेश्चन घूमते रहता है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को विचार कीजिए, उनके आरंभ होने के काल कर्म व्यवस्थित कीजिए। ये भैया आपको डेट याद रहेगा तभी आप इसको सही कर पाओगे, वरना आसान क्वेश्चन नहीं है। इसका जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। इसको आप लोग डेट, इसको आप लोग याद कर लेना, डेट अपने खुद से आप लोग लिख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिला था, तो घाना को मिला था। घाना की राजधानी मेरे दोस्त अकरा है, ये कई बार पूछा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। जाम्बिया का मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लेना। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। आपसे देखो नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है, तो एक तो आपको इक्वेरिटियन गिनी से नहीं गुजरता है, और एक आपको रवाडा से नहीं गिरता। ये आपको अफ्रीका ही कंट्री है लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये आंसर 3 और 4 हो जाएगा। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ पूछा जा रहा है। अगर यार मैथ बनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा वीडियो में। देखो क्या कर रहा है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के दिया हुआ हो, ठीक है। ये आपका इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के ये दिया गया है, तो इसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल के बराबर है, तो इसमें के का वैल्यू निकालना है। तो आप पढ़े होंगे 10th क्लास का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण जिसका उसका क्या स्टैंडर्ड है द्विघात समीकरण का, तो ए एक्स स्क्वायर होता है आपका बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, इस फॉर्मेट में रहेगा तो द्विघात समीकरण आपसे हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अलग अलग नहीं कर लो, तो ए का कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, ए का कोफिशिएंट आपका के हो जाएगा, और बी का कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, आपका बी का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, और सी का कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मूलों का योग जो होता है मेरे दोस्त, अगर योग आप लोग पढ़े होंगे, मूलों का योग का निकालने का जो फार्मूला होता है -b/a होता है, और आपका मूलों का जो गुणनफल जो होता है निकालने का वो c/a होता है। तो आप लोग वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। देखो यहाँ जगह भी नहीं है, अगर -b/a तो आप ए का वैल्यू चुन लो। ए का वैल्यू कहाँ दिया गया, ए का वैल्यू आपको जो हम लोग लिए थे आपको, तो b/a यानी -2/k हो जाएगा। तो आप लोग को -2/k कर लीजिएगा, इधर इसको बराबर कर लीजिएगा, इधर आपको c/a, तो c/, देखो ये c/a कितना था आपका, c कितना लिए थे जी -3k हो जाएगा, इधर आपका -3k इधर हो जाएगा, और आपका a में हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, a का k हो जाएगा, k के यहीं से उड़ा देना, और आपको इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। सोल्व करोगे तो आपका k का वैल्यू आपको तिरछा गुना करोगे तो k का वैल्यू आपका जो आएगा ये आएगा -2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन है आपका, अगर 10th क्लास का मैथ क्लियर है तो आप ये सब चीज़ों को आसानी से बना पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में फ्रेम में कर दिया गया, तो देखिए ये कितना बढ़ रहा है आपस में, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। आपको देखो ये कहाँ गया, बी और सी में डिफरेंस देख लो कितना है, बी और सी में जो डिफरेंस है आपको +1 का डिफरेंस 1 दिख रहा होगा, ठीक है। आपको ऐसी 0 और 3 का डिफरेंस देखिएगा तो यहाँ पे आपको 3 बढ़ रहा होगा। फिर इसी तरह से आपको वाई और आपका सी में, वाई और कहाँ गया जी, ये हो गया ना, हाँ, और वाई और सी में जाओगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कितना बढ़ रहा है। फिर आपको इधर भी बढ़ोगे 3 से 8 बढ़ेगा, तो ये आपको 5 का गैप हो रहा है। तो इसी प्रकार आप बढ़ते जाओगे ना, ठीक है। पहले 3 5 हो गया, 5 पर 5 3 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। तो ऐसे आप बढ़ते जाओगे तो आपको यहाँ पे जो वर्ड जो मिलेगा आपको यहाँ पे आपका W आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये W वाला स्लॉट में देख लेना कौन सा हो जाएगा आपको, तो 11 नंबर इसमें जोड़ देना, जो भी होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 72 का आंसर आपका बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी देखो ज्यामिति है, आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल 10th क्लास वाला ये भी क्वेश्चन है। ज्यामिति आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। देखो चित्र में पीटी वृत्त के टी बिंदु पर स्पर्श रेखा यदि पी और बी, देखना पी और बी का जो दूरी है आपका 9 सेंटीमीटर दिया, और इसका जो डायमीटर है ये दोनों, इसका जो व्यास देखो दिया गया है
ये डायमीटर दिया गया कितना दिया गया 16 दिया गया, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थेल्स परिमेय आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार पढ़े होंगे, इसको आप लोग निकाल लेना। ठीक है, यानी आपका वो पी ओ का स्क्वायर निकाल देना इसको लगा के, और इसका क्या हो जाएगा PT स्क्वायर हो जाएगा आपको, और ये प्लस आपका OT स्क्वायर हो जाएगा। इसी पे आप लोग सेट कर लेना। ठीक है, सेट करने के बाद आपका ये इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। इसका जो आंसर आएगा आपका C आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये बेसिक क्वेश्चन है सब 10th क्लास का, बहुत ईजी से आप लोग बना लोगे। देखो 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया गया, C नंबर आपको सजाना है, आपको कर लोगे, आपका इजी है, इसका आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैथ जो कोई वैसा कोई हार्ड नहीं दिया गया है आपका। ये भी क्वेश्चन देखो कई बार स्टेप से पूछते रहता है। 75 का आंसर आपका C हो जाएगा, और आपका ये आपको लाभ हानि से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आपका 76 का जो आंसर होगा आपका A हो जाएगा। ठीक है, मैं बनाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो मेरे दोस्त, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। देखो 77 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से दिया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को B से 3 गुना है, तो ये तो आराम से आप बना लोगे। ये मान ला x हो जाएगा, और इसे 3 गुना है B, तो B बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसलिए किसी काम को पूरा करने में B से 60 गुना कम है, यानी दोनों का डिफरेंस गैप ले लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का गैप कितना हो जाएगा आपको, तो ये 3 गुना है, वो कम था, तो 3x माइनस x हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यहाँ से आपका निकालने का 20 या 60, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x का वैल्यू 30 आ जाएगा। आप दोनों को पूछ रहा है ना कि एक साथ कार्य करते हुए, तो दोनों का आप निकाल लेना, A प्लस B दोनों को जोड़ देना, यानी 1/30 लेना इधर, 1/90 ले लेना इसको। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा, और 4/90 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 22/2/4 आ जाएगा। ऑप्शन देख लो, आंसर आपका B हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक है, आप बना लेना। ठीक है, ये भी आपको देखो वो उसके कुछ समानुपात से क्वेश्चन किया गया है, तो रेशियो को सबको काट के आपको सेम कर देना। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, यानी 74 का जो आंसर हो जाएगा आपको। 78 का जो आंसर मैं बताता हूँ, 78 का आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखो लाभ हानि एकदम डिट्टो क्वेश्चन, RS अग्रवाल का कितना बारी क्वेश्चन सेम पूछ देता है। ठीक है, तो 79 का जो होगा आपका 80 हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो दमदार है, इसको देखो घर पर बैठ के बनाना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, इसको आप लोग बना सकते हो। इसका आंसर देखो इनमें से कोई नहीं होगा, इसको आप लोग जरूर ट्राई करना। देखिए 81 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि परमाणु के थॉमसन मॉडल, आपको पता है डाल्टन के द्वारा परमाणु मॉडल भी दिया गया था, थॉमसन के द्वारा भी दिया गया था। परमाणु का दरमियान माना जाता है, तो उसके अनुसार परमाणु दरमियान क्या माना जाता है, तो परमाणु एक समान रूप से विभाजित होता है। ठीक है, वितरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो उसमें पता है आपको बेरी रोग हो जाता है, सूखा रोग आपको पता है विटामिन D के कारण होता है, और रक्त अल्पता यानी आपको रक्त का कमी यानी विटामिन K की कमी से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मानव मस्तिष्क के संबंध में क्या कर रहा है, मानव मस्तिष्क हृदय की गति नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायित्व या शरीर को संतुलन बनाए रखती है। मानव मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रण एवं नियामक करता है। वैसे तो सारा सही लग रहा है यार, इसका आंसर हो जाएगा आपको C हो जाएगा। 1, 2, 3 का काम करता है। हमारा जो माथा है ना भाई, दिमाग है ना, वो CPU के जैसा काम करता है। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि यूरिया क्या है। यूरिया क्या है, यूरिया पहले फार्मूला जान लो। ठीक है, NH2 के होल 2 और CO होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि आपसे यूरिया क्या है। ठीक है, तो यूरिया जो होता है आपको उसमें पाया जाता है ना जी इसमें, तो ये तो एक पादप हार्मोन है। ठीक है, यूरिया जो है आपका एक पादप हार्मोन है। 84 का आंसर आपको C हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, यूरिया क्या है ना, पादप हार्मोन थोड़ा, पादप हार्मोन तो जिब्रेलिन वगैरह होता है, गलत है। आंसर इसका जो होगा ना यूरिया है। यूरिया जो होता है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक होगी, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक होगी। अकार्बनिक तो नहीं होगा, ये कार्बनिक ही होगा, ये आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखें। यूरिया जो होता है आपको एक नाइट्रोजन युक्त कार्बन युक्त होता है। यूरिया का इस्तेमाल हम लोग खेत में भी तो करते हैं, खेत में आपको बढ़ाने के लिए, उसको उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कई बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी आपको H2SO4 जिसको अम्ल का राजा भी बोला जाता है, इसको उपस्थित एसेटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाले अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो आपको ऐसे अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। यानी आंसर आपका C हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन ना बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल यानी HCl जो आपको पेट के आमाशय में पाया जाता है, और NH3 यानी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कि जो 3:1 के अनुपात में मिलाने पर मिश्रण को प्रकृति कैसी होती है, इसको एक्वा रेजिया भी बोला जाता है जी। कई बार आपके एग्जाम में ना यही पूछ देता है, एक्वा रेजिया।
एगबरेजिया का जो रेशियो होता है वो 3:1 में होता है, जिसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 रहेगा और नाइट्रिक एसिड आपका 1 रहेगा। तो ये इस प्रकार से कैसा है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपको संक्षारक होता है, ये क्षारीय मत लगा देना उसको देख के, गलत हो जाएगा, ये आपका संक्षारक में आता है। देखिए 87 क्वेश्चन क्या करा है, निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है। निम्न घनत्व का जो पॉलीथीन होता है वो किसका उदाहरण होता है, तो ये आपको शाखित बहुलक का उदाहरण होता है। ठीक है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायित्व होता है, तो ये आपको होता है हिस्टेमीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, अगर अच्छा से बुक पढ़े होंगे तो। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है। ठीक है, देखो ये टब है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, लबालब पूरा, और इसमें लोहे का छोटा सा एक टुकड़ा डाला जाता है तो एक्चुअल में डूब जाता है, बात तो सही है। जबकि जहाज पर तैरते रहता है, बिल्कुल सही है भैया, जहाज पे देखते हो तैरते रहता है। ठीक है, तो यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके पर आधारित है। हाँ, तो ये सिद्धांत जो था मेरे दोस्त, आप लोग पढ़े होंगे कि आर्किमिडीज एक दिन नहा रहा था टब में, नहाते बड़ी रिसर्च कर रहा था। रिसर्च करते करते उसने पाया कि जो होता है पानी जो होता है उसके अपने समान अवस्था से विस्थापित हो जाता है। तो चिल्लाते चिल्लाते निकले था यूरेका। ठीक है, यूरेका। ठीक है, यूरेका। तो यूरेका का मतलब ये हुआ था कि मैंने खोज लिया, मैंने पा लिया। तो उसी में ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो किसके द्वारा, ये आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है कि कोई वस्तु जब द्रव अवस्था में है तो उसको विस्थापित करने के लिए जो बल लग जाता है, जो उत्प्लावकता उस पर काम करता है, उसी पे ये सिद्धांत पे ये प्रिंसिपल आपको काम करता है। तो इसको आप लोग याद रखना। पास्कल का संबंध, तो पास्कल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये दाब से रिलेटेड है। पास्कल का सिद्धांत उसी को दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का समीकरण आपको पता होगा, बाबा ई बराबर mc² होता है, जहाँ आपको c प्रकाश की चाल, m मतलब मास और e फॉर एनर्जी। तो ये 4-5 फैक्ट जो मैं बताया, इसको जरूर याद रखें, फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए क्रायोजेनिक इंजन, देखो क्रायोजेनिक वाला भी क्वेश्चन कई बार सेट में देखे होंगे आप लोग। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है, तो जो क्रायोजेनिक जो होता है मेरे दोस्त, आपको ये निम्न ताप पर काम करता है। ठंडे प्रदेशों में इसको रेडिएटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले के में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये सब आपको किसको देखने को मिलेगा, टार्टेरिक एसिड में आपको देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हार्मोन है, एक तरफ उसका कार्य है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है आपको, तो इंसुलिन का काम होता है रक्त शर्करा को नियंत्रित करा। मेलाटोनिन का कारण निद्रा का नियंत्रण करना। गैस्ट्रिन का कारण रक्तचाप का नियंत्रण करना। यही गलत है, आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लसिका एवं रुधिर किसका उदाहरण होता है। देखो लसिका एवं रुधिर किसका उदाहरण होता है, तो लसिका और रुधिर जो होता है संवहनीय ऊतक होता है। आप लोग पढ़े होंगे भी, रक्त जो होता है एक प्रकार का ऊतक का ही काम करता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमने त्वचा को संश्लेषित करता है, यानी स्किन के लिए जिम्मेदार है। तो आप लोग पढ़ते हो, हम लोग को विटामिन डी चाहिए, नहीं तो विटामिन डी कमेगा तो फिर बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, हड्डी भी कमज़ोर हो जाएगा, त्वचा में वो लाइटनेस नहीं आ पाएगा, तुम्हारा फिर कोई क्रीम नहीं काम करेगा। ठीक है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान रखा करो। फुसफुस गुहा में भरे तरल पदार्थ क्या होता है। देखो फुसफुस गुहा में जो भरा होता है तरल पदार्थ, उस तरल पदार्थ को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी के भाषा में फुसफुस आवरण के घर्षण मुक्त रखना, यानी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अग्र महाशिराएं रुधिर होता है। जो अग्र महाशिराएं रुधिर जो होता है मेरे दोस्त, आपको ये शरीर के दाहिने आलिंद को पहुंचाता है। ठीक है, उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है, यानी आपको हड्डी किसमें नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको ब्रिक में हड्डी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है यार, फिजिक्स बहुत कम है। कौन सी ग्रंथि मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ने, डरने तथा भागने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ऐसा आपको किसमें देखने को मिलता है, एड्रेनल ग्रंथि इसमें आपको पाया जाएगा। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत किसमें देखने को मिलता है, तो आपको ये लैंगिक जनक में देखने को मिलता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज किस सूक्ष्मजीव द्वारा फैलने वाला संक्रमण होगा। रेबीज आपको पता है कुत्ता काट लेता है तभी ये बीमारी होता है रेबीज। ठीक है, तो रेबीज किसके द्वारा होता है, तो ये आपका वायरस के द्वारा होता है। एक टीवी रिमोट सेंसर में संचालित करने के लिए टीवी रिमोट को कंट्रोल निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये आपको अवरक्त तरंगे के द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या करा स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए कुछ
तत्वों को मिलाकर उसे अत्यधिक संशोधित किया जाता है, उनमें से उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी क्या इसमें नहीं एक मिला रहता है वो आपको बताता है। तो इसमें आपको स्टेनलेस स्टील में ना आपको ये सिलिकॉन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर हो जाता है ना। अगला है आपको, एक चलती हुई कार में रेल इंजन दोनों को समान गति ऊर्जा हो तो किसका संवेग अधिक होगा। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपसे किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो आपका संवेग जो होगा, मोमेंटम जो होगा आपको रेल इंजन का ज़्यादा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकृति के बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका चुनना है सही नहीं है, ठीक है। तो गुरुत्व चारों ओर प्रबल होता है, दुर्बल नाभिकीय बल विघटनशीलता के कारण होता है, विद्युत चुंबकीय मात्र विद्युत आवेश वाले कणों पर विभाजित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, गुरुत्व चारों ओर सबसे प्रबल होता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। ये भी देखो कई बार क्वेश्चन पूछा है, 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। आपसे देखो कई बार पूछता है शुरू किसने किया और कई बार पूछता है रद्द किसने किया था, ठीक है। तो शुरू जो किया गया था ना 1878, ठीक है, वार्नाकुलर एक्ट को 1801 में इसको लिट्टन शुरू किया था, लिखा हुआ तो है ही है, लिट्टन महाराज इसको शुरू किया था वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में। लेकिन बाद में आता है लिट्टन बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं चलने देंगे, हम अपना शुरू करेंगे। तो 1882 में लिट्टन इसको ख़त्म कर देता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को आपको लिट्टन के द्वारा शुरू किया गया था, इसके द्वारा ना, कौन सा हो गया जी, हाँ, लिट्टन के द्वारा शुरू किया गया था। और इसको ख़त्म किसके द्वारा किया गया था, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यार। 1878 में वार्नाकुलर एक्ट किसने रद्द किया था, तो रद्द जो किया था आपको रिपन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो शुरू आपको जो किया गया था आपको ये लिट्टन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ये भी क्वेश्चन कॉमन है, सबको पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी है। गांधी चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ है, तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता है किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको जमींदारी प्रथा था जो कि 1917 में शुरू किया गया था, ठीक है। 3 कट्ठिया मत मार देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, गांधी जी वाला बचा हुआ, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, इजारदारी, जमींदारी, नहीं ये दोनों तो अलग चीज़ है यार, नहीं ये 3 कट्ठिया होगा इसका आंसर जी, ठीक है। जब आपको पता है महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में जब आते हैं दक्षिण अफ्रीका से इंडिया, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है ना, और ये गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह शुरू किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये आपको 3 कट्ठिया से रिलेटेड है, जिसमें रामचंद्र शुक्ला भी इनका साथ देते हैं। और ये आपको 3 कट्ठिया प्रथा के तहत आपको किसान को कितना दिया जाता है, तो 3/20 भाग पर नील की खेती करने का अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये भी याद रखना, 3/20 वाला याद रखना। ये जमींदारी और इजारदारी आंसर इसका नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह में निम्नलिखित कथनों के में साझा मुहैया किया गया था। तो ये आपको भू राजस्व की नई प्रणाली पर लागू होना और जनजातीय उत्पादों का बल लगाया गया था, कर लगाया गया था। और ऑप्शन देखते हैं इसका। देखिए अगला, जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था को संपूर्ण विचलन किया गया था। जनजातीय क्षेत्र में बिचौलिया के रूप में बड़ी संख्या में महाजन व्यापारिक लगाव के ठेकेदारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त में से 1 से अधिक। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट एक स्वरूप था जो 1919 में किससे रिलेटेड है ये जी। देखो ये भी नया क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। कह रहा है नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसके क्या उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिलों में चलाया गया था। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन देख लो यार, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों को उद्धार हो सके। जमींदारी में गाँव अथवा निम्न जो ठेकेदारों को विकसित को उठाया गया कदम था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपको ऑप्शन कैसा दे रखा है, नहीं आंसर आपका जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यह किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। देखिए समाज सुधारक आंदोलन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधारों के संबंध में ज्योतिबा फुले हैं, यानी ज्योतिबा फुले के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये तो सही है, ज्योतिबा फुले के द्वारा भी किया गया था, ठीक है। अच्छा
बालिका विद्यालय की स्थापना भी हुआ था जी। विधवा पुनर्विवाह में शायद नहीं था ये। गुलामगिरी पुस्तक रचना, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। 1873 में गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था। यानी 1 2 3 4, यानी इसका ये भी हो जाएगा जी। विधवा पुनर्विवाह के लिए भी संघर्ष किए थे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये चारों पॉइंट आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? तो ये आपको कौन कौन सा भाग लिया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको औद्योगिक मजदूर भाग लिया था। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, किसके विरोध करते समय लाठीचार्ज में गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? तो आपको पता है साइमन कमीशन जब भारत आया था, आपको मुंबई में आता है, ठीक है, 1828 में आता है। किस लिए आता है? तो आपको पता है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके समीक्षा के लिए, जांच के लिए आता है। तो एक्चुअल में होता क्या ना, इसी में ये लाला लाजपत राय के द्वारा इसमें विरोध किया जाता है और सामन गो बैक का नारा दिया जाता है। इसी को ही आपको व्हाइट आयोग कहा जाता है, यानी श्वेत आयोग भी कहा गया था। तो उसी के दौरान ये आपको लाला लाजपत राय का जब इनका विरोध किया जाता है साइमन कमीशन का, तो उसी के द्वारा इनके सर पर लाठी पड़ता है, जिसके कारण गंभीर चोट आ जाता है और लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका सी हो जाएगा। देखिए 113 का क्वेश्चन क्या करा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस के भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाया गया था? तो ये किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाया गया था। केसरी पत्रिका बहुत फेमस पत्रिका है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। केसरी पत्रिका द्वारा किस राज्य के क्रांतिकारी को बढ़ावा दिया गया था? तो ये आपको पंजाब के क्षेत्र में ये केसरी पत्रिका को बढ़ावा दिया गया था। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था ना ये केसरी पत्रिका, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है 115, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर में आपको हो जनजाति 1807-8 में हुआ था। नीचे दिए गए घटनाओं को आपको सही कालक्रम में आपको सजाना है। तो इसको आप लोगों को कैसे सजाओगे? डेट याद रहेगा। रौलट के विरुद्ध खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो आप लोग इसका डेट याद रखना, डेट याद रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे। चंपारण सत्याग्रह आपको पता है 1917 है, ठीक है। और आपका ये अहमदाबाद मिल आंदोलन को 1918 होता है, ठीक है। और आपका रौलट एक्ट जो लागू हो गया था जी, जिसमें बिना वकील बिना दलील के बारे में बताया गया था ना, ये आपको 1919 में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा तो आप इसको आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 117 नंबर भी क्वेश्चन देखिए। 117 नंबर है, वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया गया था, या किस शहर में स्थित है? तो ये आपको कहाँ पे स्थित था? ये आपको तो ये लखनऊ में स्थित था। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था उसमें, ठीक है। यानी अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अवध में जो एका आंदोलन का जो पर्पस था, सरकार को लगाम देना बंद करना था। आंसर आपका ए हो जाएगा। ये भी देखो क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्थापना किया था आपको एम.एन. राय के द्वारा किया गया था ना। आंसर आपका ये हो जाएगा। डेट याद रखना 1925 में होता है। और ये कहाँ होता है ये भी पूछा है, तो ये यूपी के कानपुर में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। कानपुर सबसे प्रदूषित शहर में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत में बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान में तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो ये आपका जो हो जाएगा आंसर आपका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये देखिए पारिस्थितिकी तंत्र से बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र अथवा पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आर्थर टांसले के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 123, वह मुद्रा ऐसी सरकार जो वैधानिक रूप से ग्रहण घोषित किया गया और अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार ना करने को सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है, ऐसे मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ऐसे मुद्रा को मेरे दोस्त आपको विधिग्राह्य मुद्रा कहला जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो हॉट करेंसी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्लान शीघ्र जो कर जाता है ना वो क्वेश्चन याद रखना, वो पूछता है एग्जाम में।
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसके निर्दिष्ट करता है? तो जो खुला बाजार का जो होता है निर्दिष्ट, यह आरबीआई के द्वारा प्रतिभूति क्रय और विक्रय के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा खुदरा व्यापारियों तथा दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को संदर्भित को नहीं करता है? ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा, नहीं राष्ट्रीय पेंशन योजना को इसके मात्र पे नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने किया था? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तारपोर समिति के द्वारा किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपस्फूर्ति की सूचना वर्णन करता है? अस्फूर्ति की सूचना को कौन वर्णन करता है? तो ये जो वर्णन मेरे दोस्त आपको ये सी करेगा, या वस्तुओं के रेखाओं को सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट होता है। और स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ, ये देखो ये क्वेश्चन चर्चा में रहा था, करंट अफेयर है। ठीक है, और स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का क्या नाम है जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन सबको पता होगा मेरे ख्याल से, INS बागिर को शामिल किया गया था, बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 129 नंबर में देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच 2023 की जनवरी 2023 में दावोस स्विट्जरलैंड में इसमें बैठक किया गया था। ठीक है, वर्ष 2023 में बैठक थीम कॉर्पोरेशन इन फ्रेगमेंट वर्ल्ड था। 5 दिवसीय बैठक में जलवायु परिवर्तन युक्त आर्थिक मुद्दे पर जानकारी दिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा आपको सी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी सही है, ये जरूर याद रखना। देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है आपसे करा। 2023 में पेश बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में संपूर्ण देश का कौन सा स्थान है? ये आपसे पूछा जा रहा था, ये आपका तीसरा स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको यूपी के क्षेत्र में देखने को सर्वाधिक मिलता है। देखिए बिहार की महान विभूतियों में किनका जन्म स्थान वर्तमान सिवान जिला में हुआ था? तो सिवान जिला में आपको पता है राजेंद्र प्रसाद को हुआ था। ठीक है, पहले राष्ट्रपति है बिहार के कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। तो बिहार में कालीन उद्योग आपको औरंगाबाद जिला में कालीन उद्योग आपको देखने को मिलता है। कृषि रोड मैप, देखो ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, हम लोग करवाए भी थे इसको टेलीग्राम पर। ठीक है, कृषि रोड मैप 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चौथा कृषि रोड मैप 2022 से 27 तक मौसम अनुकूल जीवन हरियाली पर केंद्रित होगा। चौथे कृषि रोड मैप में अगले 5 वर्ष के लिए 1.6 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और आपको यह 12 विभागों में शामिल किया है। इसका सही सभी सही है, 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये चर्चा में रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में पशुधन संख्या सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा पशुधन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको पता है बाबा बुलडोजर के पास, यानी यूपी में। बिहार बजट से देखो क्वेश्चन फिर फ्रेम किया गया है। बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 28 फरवरी 2023 को बजट विधानसभा में पेश किया था। ठीक है, शिक्षा के लिए आपको 40,450 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था। स्वास्थ्य के लिए आपको 16,965 रुपया व्यय करने के लिए लक्ष्य किया गया था। ऑप्शन देखते हैं, ये सारा सही है स्टेटमेंट। ठीक है, यानी इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये सब डाटा देखो, फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन देखो अपने आप में जहर है। गुप्त काल में बिहार के वर्गीकरण के संदर्भ में बढ़ते क्रम का अनुरूप कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो 137 का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना डायरेक्ट। देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर 2028 तक विश्व का सबसे आबादी वाला शहर बन जाएगा? कोई डाउट नहीं है, ये सही बात है, दिल्ली है। बड़ी मुश्किल से अभी इतना भीड़ होता है कि परेशान हो जाते हैं यार। मेट्रो पूरा भरा रहता है, कहीं भी जाओ तो बस में दिल्ली में सफ़र करो, बस में भी वही हाल है, मेट्रो में वही हाल है, ट्रेन में वही हाल है। बाइक से जाओगे तो और दिक्कत होगा, तो दिल्ली में थोड़ा प्रॉब्लम है। भारत में जेट्रोफा पौधे तैयार बायोफ्यूल में प्रथम बार किस ट्रेन में परिचालन किया गया था? तो ये किया गया था आपको शताब्दी एक्सप्रेस में किया गया था। ठीक है, पर्वत प्रहार, देखिए भाई कह रहा है पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक बल द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये पर्वत प्रहार आपको भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 में सड़क परिवहन एवं सामाजिक सुरक्षा पर क्रमशः कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो ये कितने पे किया गया है? आपका आंसर बी हो जाएगा।
ये देखिए T20 से क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय महिला टीम क्रिकेट में अंडर 19 विश्व कप T20 में आपको किस देश को हराया गया था, सीधा आप ये याद रखना, ठीक है। किस देश को हराकर हम जीते थे, तो ये हम आपको इंग्लैंड को हरा दिए थे, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत इसमें जीत गया था। देखिए विश्व हॉकी से क्वेश्चन पूछा गया था आपको, विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो यह 2023 में आयोजन जनवरी फरवरी में मध्य में किया गया था, ये सही है। आपको फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित करके अपने खिताब के इतिहास प्रदान होगा, सही है। आपको ये इंडिया में ही तो हुआ था, भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये वाला जरूरी था कि फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित करके यह खिताब अपने नाम किया था। तीनों स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नया संशोधन से पूछ लिया क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन किस आयोग के संवैधानिक मान्यता के लिए लाया गया है। देखिए 123वां संविधान संशोधन किसके लिए लाया गया है, तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए लिया गया है। आंसर आपका नहीं, ये कौन सा 144 है जी, बी हो जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए लाया गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राष्ट्रीय आंदोलन को संबंधित पत्र पत्रिकाओं के अच्छा ऐसे करके पूछ लिया है यार। पत्रिकाएं अभ्युदय, संवाद, कौमुदी, सोम प्रकाश, फ्री हिंदुस्तान के लेखक के नामों को सही क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपको देखो इधर आप अब आ जाते हैं। देखो कौमुदी, संवाद कौमुदी आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था, सोम प्रकाश आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। हिंद और आपको फ्री हिंदुस्तान आपको तारकनाथ दास के द्वारा लिखा गया था, नहीं आंसर आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ऐसे सेट करता है उल्टा करके यार, तो हमसे भी ज़्यादा है आगे। कह रहा है राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस महानुभूति के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये तो आपको सबको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ये मनाया जाता है सुशासन दिवस। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध की 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये भी बहुत चर्चा में है क्वेश्चन, तो ये आपको राजगीर में किया गया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक छात्र एक वृक्ष योजना किस राज्य के सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो ये चलाया गया था आपको मामा जी के पास, यानी मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया था, तो ये आप सीधा चले जाओ, तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया था, तो ये राजस्थान में किया गया था, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है वर्ष 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले भारत के पहले फिल्म RRR के निर्देशक कौन थे। बहुत चर्चा में रहा था, गाना भी सुने होंगे आप लोग, नाटू नाटू जो गाना था इसको, ठीक है, नाटू नाटू जो सॉन्ग बड़ी चर्चा में चला था, ठीक है, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नामित किया था, गाना के लिए ऑस्कर भी मिला था। तो इससे आप पूछा रहा है ना कि इसका निर्देशक कौन था, तो सबको पता है, इसका निर्देशक आपको SS राजमौली था। तो ये मेरे दोस्त आपको पूरा मैंने 150 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बनता है, 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना दोस्त बहुत लॉन्ग है और स्टैंडर्ड है, आप लोग क्वेश्चन के स्तर को भी देखे होंगे, तो उसको मैं पूरा क्लियर करने में थोड़ा सा 10-20 मिनट समय लगता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखिए, आपका इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही अच्छा दिया गया है, ठीक है। हम आपके आगामी एग्जाम BPSC के लिए इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है लेकिन कोई नहीं, ट्राई करो, क्या दिक्कत है। तो इसको आप लोग रिविजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।